नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं मिस्टर वीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि लॉन्जेविटी एक्सपर्ट हैं। आज इनसे हम बात करेंगे भूलने की बीमारियों के ऊपर। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे-जैसे एज बढ़ती चली जाती है, वैसे-वैसे भूलने की दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। जैसे अभी कोई सामान रखे और तुरंत जो है सो ढूँढने लगते हैं कहाँ रखे, है ना? याद ही नहीं रहता कहाँ रखे। अच्छा, ख़ास करके चाबी, रखे अभी और जब ज़रूरत पड़ रही है तो मिल ही नहीं रहा है। और बच्चों से जब पूछिए तो वो कहते हैं कि पापा आप तो बहुत भुलक्कड़ हो गए हो, अभी तो यहाँ रखे थे, अभी आपको नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे का क्या रहस्य है बताइए? थैंक यू डॉक्टर अशोक। ये बहुत ही आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि देखिए ये जो हम बात करने वाले हैं ये हुँ, बहुत ही हुँ। प्रैक्टिकल है और ये सभी को अफेक्ट कर रहा है, हुँ, हमें हुँ, आपको हुँ। सबको करेगा, सबको, है सबको। ना। और कुछ लोगों में ज़्यादा इफेक्ट हो जा रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। और हम ये देख रहे हैं कि जो पहले 50-60 साल के बाद लोगों को प्रॉब्लम होती थी कि वे अपना नाम भूल गए, दोस्तों का नाम भूल गए, कुछ हुँ, लोग हुँ, डायरी हुँ। लेके चल रहे हैं दोस्तों का नाम हुँ, 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 हुँ। याद रखने के लिए। पहले देखिए फ़ोन नंबर तक याद रहते थे। हाँ, अभी किसी का फ़ोन नंबर फ़ोन क्या, खुद नंबर का नंबर नहीं याद अपना रहता है। नंबर याद नहीं रहता है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो लेट्स गेट इनटू द टेक्निकल इनसाइट्स कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। सो हुँ, बेसिकली क्या है कि जो हमारा ब्रेन है, हुँ, हुँ। राइट, हमारी एजिंग हो रही है, हाँ, वो तो राइट। यार हर रोज़ बढ़ना है इस भाई हमारा एज बढ़ रहा है। हुँ, हुँ। सो व्हेन वी आर टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ लॉन्जेविटी, वी आर एजिंग एवरी डे, ठीक है हुँ, ना। हुँ। उसी तरीके से हमारी ब्रेन की भी एजिंग हो हुँ, रही हुँ, है। हुँ, हुँ। इंटरेस्टिंग बात यह है दैट यू शुड नो कि जो हमारा ब्रेन है इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। अच्छा, यानी ग्लूकोज़ सबसे ज़्यादा चाहिए उसको फंक्शन सबसे के ज़्यादा हुँ, हुँ। आपका, आप 6 फुट का, आपका ब्रेन इतना सा है, एक हुँ, मुट्ठी हुँ, के हुँ। बराबर। 25% ऑफ ग्लूकोज जो आपका बॉडी में है हुँ, हुँ, वो हुँ। ब्रेन लेता है। हुँ, मतलब हुँ, हुँ। खाना आपने खाया, 25% ग्लूकोज का हिस्सा फिक्स्ड है कि हुँ, हुँ, ब्रेन ले हुँ। ओके। जाएगा। तो ब्रेन इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी। यानी उसको जैसे 24 आवर वर्क करने होते हैं, ब्रेन तो काम कर ही रहा है। हाँ, जैसे शरीर बैठा हुआ रहता है, फिर भी कहीं न कहीं दिमाग ब्रेन, रहता है, वो हाँ, ब्रेन चलते काम रहता कर है। रहा है आपका। अब सवाल ये है कि अगर इतना ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूमर है हुँ, हुँ। और सबसे ज़्यादा ग्लूकोज कंज्यूमर ऑर्गन है, हुँ, हुँ। तो हो क्या रहा है बॉडी में। हुँ, हुँ। देखिए क्या होता है कि आज की डेट में जो सबसे बड़ी विकराल समस्या है हुँ, हुँ। वो है डायबिटीज़ की, अच्छा, हाँ, हाँ। विच इज़ अ शुगर हुँ, प्रॉब्लम। हुँ, जो हुँ। हम देखते हैं कि हमारा एलिवेटेड शुगर जो है, शुगर रीडिंग बढ़ी हुँ, है, हुँ, हुँ, हुँ। या हमारा HbA1c जो स्कोर है वो बढ़ा हुआ हुँ, है। हुँ, हुँ। तो उसको हम मेडिकली कहते हैं, वी कॉल दिस एज इंसुलिन रेजिस्टेंस की रेस प्रॉब्लम। हाँ, हाँ। अब जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम जब डेवलप होती है, हुँ, हुँ। क्यों होती है? होती सिर्फ इसलिए है हुँ, हुँ। कि जो हमारा खाना है, हुँ, हुँ, हुँ। इधर हम उसको स्टार्च ले रहे हैं, जो कि हम बात करें तो रोटी हो गया, आपका चावल हुँ, हो हुँ, हुँ, गया, हुँ। आपका आलू हो ये सब गया, में तो ग्लूकोज़ ही है पूरा। सब में ग्लूकोज है। हुँ, हुँ। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था हुँ। कि जहाँ ग्लूकोज सेक्रीट होगा वहाँ इंसुलिन भी सेक्रीट होगा, होगा। हाँ। जितना बॉडी को आपको चाहिए उससे तो आप ज़्यादा खा रहे हैं ना। हुँ, 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 हुँ। भाई ठंड का मौसम है तो आप ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा खाएँगे, हाँ, हाँ। सोचेंगे कि भाई एक आलू का पराठा खाओ तो 3 आलू के पराठे 3 और हाँ, गर्मी हाँ। दे देंगे आपको, है ना। हुँ, ये हुँ, मैं हुँ। एक टिपिकल थॉट प्रोसेस हाँ, बता हाँ, रहा हूँ बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। सब में है। सब और में, सब में। देखिए उसके बाद भी शांति इसीलिए नहीं ठंड के मिलती, दिन में देखिएगा सबके वेट बढ़ जाते हैं। वेट बढ़ जाते हैं, ऊपर से हाँ, और डायबिटीज़ वालों को जो है सो बहुत प्रॉब्लम है। शुगर बढ़ और जाते शुगर हैं, बढ़ जाता है, बीपी बढ़ बीपी जाता बढ़ है, जाता है, कार्डिक इवेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा हो हार्ट जाता है। अटैक्स, और गाजर का हलवा पूछिए, हुँ, हुँ, है हुँ। ना। तो हम क्यों एग्जाम्पल दे रहे हैं कि विद द एज जो हमारी है, हुँ, वो हुँ। इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है। अच्छा। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। जब बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, जिसको मेडिकल टर्म्स में वी कॉल दिस एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेसिस्टेंस हुँ, सो हुँ। वंस द इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो बॉडी हमारी ग्लूकोज को यूटिलाइज करने की जो
एबिलिटी है वो कम हो जाती है. अच्छा. Since you have insulin resistance developed, हम्म. your body is not able to utilize the glucose that you are giving it to your body by the food that you are having. तो ग्लूकोज का जब कंजप्शन कम हो यानी जाएगा, लिए ग्लूकोज तो लिए, मगर बॉडी उसको बॉडी यूटिलाइज नहीं करा, यूटिलाइज नहीं कर पाई, उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाई. अब बॉडी क्यों नहीं उस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर पाई? बॉडी ग्लूकोज को इसलिए मेटाबोलाइज नहीं कर पाई बिकॉज बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है विद अ पीरियड ऑफ टाइम. ये टिपिकली जब आप यंग होते हैं तो इंसुलिन सेंसिटिव होते हैं, और विद एजिंग धीरे 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 एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का कंपोनेंट बढ़ना, किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, किसी में बहुत ज्यादा हो सकता है. ठीक है, तो अब हम पहले की बात पर आते हैं. देखिए, हमने शुरुआत में बोला था कि ब्रेन इज द लार्जेस्ट ग्लूकोज कंज्यूमर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी. 25% हमारा ग्लूकोज इज कंज्यूम्ड बाय द ब्रेन. तो ये मैं बता रहा था कि जो है, चूंकि आपका ब्रेन 25% ग्लूकोज अब्सॉर्ब करता है पूरे बॉडी का, एंड देयर इज अ इंसुलिन रेजिस्टेंस कंपोनेंट व्हिच इज डेवलप्ड विद द पैसेज ऑफ एजिंग प्रोसेस. ब्रेन को जो ग्लूकोज मिलना चाहिए था फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ब्रेन इज नॉट एबल टू गेट दैट एनर्जी. अब उसको उतनी एनर्जी ही नहीं मिल रहा है. या मतलब ग्लूकोज तो मिल रहा है बट उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में नहीं कन्वर्ट. ब्रेन इज नॉट एबल टू यूटिलाइज द एनर्जी सोर्स बिकॉज देयर इज ए इंसुलिन रेजिस्टेंस कंपोनेंट डेवलप्ड इन द बॉडी. ऐसा नहीं कि आपके हाथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आपके पेट में नहीं है, या लेग में इंसुलिन रेजिस्टेंस पूरे बॉडी को अफेक्ट कर रहा है. तो उसकी वजह से ब्रेन को अफेक्ट किया. तो ब्रेन सबसे ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम करने वाला ऑर्गन था. अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो ब्रेन को भी ग्लूकोज कंजप्शन नहीं हो पा रहा है. सो वी आर गेटिंग इनटू अ सिचुएशन जहां पे वी हैव मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन. Now, if you are not giving a proper energy, see, neurons, they have these electrical functions, right? Neurons may, you have these electrical functions, and they have those communications which is actually getting into, and then it's a very, very complex mechanism. You can measure the electrical part of it. So there is hardly electrical activity which is there. So interneuron communications, everything is getting disturbed because it is not getting a proper energy because of the insulin resistance. Because of that, the neurons की functioning कम हो जाती है. Many neurons start dying themselves. अच्छा. और चूंकि वहाँ पे disturbance है, so you have beta amyloid proteins वहाँ पे होती हैं. They starts accumulating. जो tau proteins होती हैं, they become dysfunctional. उसकी वजह से होता क्या है? The न्यूअर लर्निंग जो होती है ब्रेन की स्टॉप हो जाती है. जो प्रीवियस लर्निंग होती है वो इट्स नॉट एबल टू रिकॉल बिकॉज द नर्व्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट टू ईच अदर. उसी को बोलते हैं भूलने की. जब रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो भूल जा रहे हैं. और एक्सट्रीम फॉर्म में आदमी अपना नाम भूल जाता है, नाम भूल जाता बाल बच्चों का नाम भूल जाता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं. ये तो जो भूलने की बीमारियां हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं अल्जाइमर और डायमेंशिया की बात कर रहे हैं. एक और चीज है जो कि हम कहते हैं पार्किंसंस. हाँ, पार्किंसंस. हाँ. ये इसमें भी काफी लोग भूलते हैं, मगर पार्किंसंस में डिसेबिलिटी हो जाती है. डिसेबिलिटी के हाथ देखें, ट्रिमर देखा आपने, एज जो जिनको होते हैं, मैन और वुमेन, कभी देखा है वो बैठे रहेंगे, उनका हाथ ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, या ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, या गर्दन ऐसे ऐसे होती रहती है. हाँ, हिलते रहेगा. देखा है, बहुत कॉमन है. ऐसे हाथ अपने आप ही बैठे हैं, उनका हाथ ऐसे ऐसे हो रहा है. ये पार्किंसंस हो रहा है. तो होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन का एरिया है which is responsible for the movement, we call this as dopamine. Okay. तो हमारी, because the nerves are not getting those energy, the glucose, there's a dysfunction. So the nerves which are actually
responsible for handling the dopamine part also gets disturbed, right? इसके लिए इंग्लिश मेडिसिन आती हैं, सेंडोपा करके वगैरह आती सिंडोपा हैं, आता है। वो सब आता है मूवमेंट्स के लिए. बट एट द सेम टाइम व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज because of the insulin resistance, those nerves, the dopamine nerves also gets damaged, and because of that you have this Parkinson's getting developed. In fact, अगर आप पूछें तो Parkinson's is one of the major reasons for disability in the Western countries, और इसके वजह से काफ़ी डेथ्स हो रही हैं. अब तो अपने देश में भी कॉमन हो गया है काफी, Common, बहुत बहुत से common लोग हो गया है. हाँ, मिलते हैं जिनके हाथों में ट्रेमर रहता है। ट्रिमर होता है. अब सवाल ये है, हमें सोचना चाहिए, और अब वी वांट दिस आवर ऑडियंस टू आल्सो नो कि वेल दिस हैज बीन प्रॉब्लम कि गांव में कुछ लोगों को होता था, हाँ, पहले ये कुछ शहर लोग में अभी तो सारे लोग ही, मतलब जहां 50-60 साल के में कुछ ना कुछ तो लफड़ा शुरू हो कुछ शुरू हो जाता है। सो दिस इज अगेन बिकॉज जो फूड हमारा पहले शुद्ध था, शुद्ध हवा, अच्छा सा सोना. अब तो रात में 1 बजे तक डीजे वाले बाबू गाना बजा लीजिए, वो पार्टी चलती है. और उसके बाद फिर शहरों में मालूम पड़ा कि गुड़गांव है या बेंगलोर में रात में 1 बजे तक तो ट्रैफिक में जब फंसे हुए थे, फिर सो नहीं पाए, अगले दिन ऑफिस जाना है, सो वी हैव स्लीप डिस्टर्ब. या कई लोगों के जो सो जॉब ही वैसा है कि पूरी रात जगनी पड़ती पूरी है। रात जगनी पड़ती है. सो यू आर गेटिंग अगेंस्ट द सर्कैडियन रिदम, यू आर नॉट गेटिंग द राइट स्लीप, यू आर नॉट गेटिंग enough time to do any exercises, because exercises भी कहाँ होता है, नहीं हो पाता नए साल के शुरुआत में पहले दिन जिम चले जाते हैं, 2 दिन उसके बाद तीसरे दिन खत्म हो जाता है ना, खत्म उसके बाद है। तो वही चीज है. सो यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर एक्सरसाइजेज, यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर स्लीप. और फूड के तो क्या कहने हैं, स्विगी है, जोमेटो है, सारे के सारे प्रोसेस फूड, बटन दबाया प्रोसेस फूड, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो लिम्का हो, चाहे ये हो, चाहे वो, 10 मिनट में हाजिर, सब कुछ 10 मिनट में हाजिर है. खा रहे हैं. तो क्या हो रहा है, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ इंसुलिन रेजिस्टेंस, व्हिच इन टर्न, डायबिटीज तो आपको हो ही चुकी है, बट यू आर ऑल्सो डैमेजिंग द ब्रेन, बिकॉज यू आर स्टॉपिंग अ मैकेनिज्म of your brain which was using the glucose properly. Now you're putting a barrier in the entire body by creating an insulin resistance because of the junk and the processed foods you आप खा रहे हैं. अच्छा, जैसे डायबिटीज डायग्नोस होने से पहले भी क्या डायबिटीज हो सकता है जब तक डायग्नोस हो? हाँ, तो ये हाँ, क्या ऐसा भी हो कि अगर वो आदमी डायबिटिक हो बट डायग्नोसिस में नहीं आ रहा है? हाँ, ये भी है. आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, आपने फास्टिंग शुगर की, आपकी फास्टिंग शुगर 95 है, आप खुश हो रहे हो, भाई आपका शुगर नहीं है, आपने HbA1c करा लिया है ना, आपके ऑफिस में टेस्ट हुआ है, आपने जनरली आपके डॉक्टर ने, फिजिशियन ने बोला टेस्ट करने का, आपका शुगर अच्छा है, इस हो सकता है. और पता है क्या, आपका शुगर नॉर्मल है, उसका कोई मतलब नहीं है इंसुलिन रेजिस्टेंस से, वो अलग है, बिल्कुल डिफरेंट. नहीं, देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और शुगर होता है. शुगर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक सिम्टम है. वो सिम्टम 10 साल बाद डेवलप हो सकता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस आप डायबिटिक डायग्नोस होने से 10 साल पहले भी हो सकते हैं. तो इट इज इम्पॉर्टेंट. सी द प्रॉब्लम इज नॉट द शुगर और एलिवेटेड HbA1c, ये एक सिम्टम है. खून गिर रहा है, खून क्यों गिर रहा है, क्या प्रक्रिया अंदर चल रही है, that is where it is important. So you can be insulin resistance 10 years prior to it shows on the as a diabetes. Now when we say insulin resistance, here we are talking about the resistance, and हमारा जो आज का टॉपिक है कि जो ये भूलने की बारी है, जो डायमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस है. अभी क्या है कि साइंटिस्ट आर आल्सो कॉलिंग दिस एज टाइप 3 डायबिटीज. अच्छा, यानी ये एक अलग ही टाइप हो गया. हाँ, डायबिटीज का मतलब ये डायबिटीज का एक ऐसा टाइप जो कि ये ब्रेन फंक्शंस, ब्रेन में जो इंसुलिन, देखिए डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ये तो पता है, ये तो पता है. जो हम टाइप 3 डायबिटीज की बात कर रहे हैं तो ब्रेन के इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. और ब्रेन के इंसुलिन रेजिस्टेंस के होने की वजह से आपको डायमेंशिया, पार्किंसंस
ये सारा हो रहा है। तो जो भी हम लोग टेस्ट जब कराते हैं तो जनरली कराते हैं क्या, ग्लूकोज का टेस्ट कराते हैं, हाँ, इंसुलिन का टेस्ट तो कराते ही नहीं कराते है, ही नहीं, यही ना तो के गड़बड़ बराबर कर देते हैं हम यही। लोग। अच्छा ये अच्छा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और मैं चाहता हूँ, एंड आई नीड दिस एवरीबडी टू हैव अ पेन एंड पेपर एंड नोट इट डाउन प्लीज, दैट आप शुगर का टेस्ट कराएं ना कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी शुगर नॉर्मल होने पे भी आपको टाइप 3 इंसुलिन, डायबिटीज, डायमेंशन, हाँ, पार्किंसंस, अल्जाइमर हो सकता है। इट्स बेटर टू टेस्ट योरसेल्फ ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फास्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन पीपी, और एक टेस्ट होता है सस्ता, होमा आईआर। अच्छा, आईआर स्टैंड्स फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो होमा आईआर, फास्टिंग इंसुलिन, इंसुलिन पीपी टेस्ट कराएं। अगर आपका इंसुलिन लेवल जो है नॉर्मल से आपका ज्यादा हुआ, राइट, तो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस हो होने के चुका है, हो या चुका है। या आगे वाले एडवांस स्टेज पर है। तो भले ही आपकी शुगर नॉर्मल आ रही, इसका मतलब कि खतरे की घंटी बढ़ चुकी है। तो उसके लिए फिर आपको उपाय इंस्टेंटली करना होगा। अब उपाय क्या उपाय करें? क्या है? हाँ, ये तो उपाय करने के लिए बेसिकली क्या होता है कि देखिए, कुछ चीजें होती हैं, अभी तक तो हमने मेडिकल साइंस में या न्यूट्रिशन साइंस में ये पढ़ा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खाओ, शुगर, चीनी, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। हमको समझना चाहिए जो खाने की जो कैटेगराइजेशन है ना, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बजाय इंसुलिन इंडेक्स से होना चाहिए। इंसुलिन इंडेक्स है। तो जो इंसुलिन इंडेक्स है, फूड को उसके अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करें। आप गूगल पे जाएं, आजकल चैट जीपीटी वगैरह सब चल रहा है, अपनी लिस्ट बना लीजिए, लेस इंसुलिन इंडेक्स के फूड आपको लेनी खाने है। हैं। सो व्हाई लेस इंसुलिन इंडेक्स? बिकॉज आपकी बॉडी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हुई है, बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस इसलिए हुई कि आपने बॉडी को इंसुलिन ओवरलोड दिया, अब उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई। यानी ऐसे फूड खाए जिसमें इंसुलिन का सिक्रेशंस बहुत ज्यादा है। हाँ, जैसे कि आपका जितने शुगरी आइटम्स हैं, आइटम हो गया, मिल्क है एक क्लासिकल एग्जांपल जिसका इंसुलिन इंडेक्स 90% के ऊपर जाता है। मिल्क एक ऐसा एग्जांपल है जो अपने ऑडियंस को बताते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, 15, 16, 20 के नीचे है, और इंसुलिन इंडेक्स 90% के ऊपर है, बिकॉज मिल्क इज हैविंग ए ग्रोथ हार्मोन, आईजीएफ, जिससे एक छोटा सा हाथी का बच्चा वो करके बड़ा हाथी बन जाता है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज दैट you need to have a food with less insulin index, all the green leafy vegetables, आपका गोभी हो गया, कटहल हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए जैसे कि आपका अमरूद हो गया, अनार हो गया। सो ट्राई टू फाइंड अ फूड जो कि लेस इंसुलिन इंडेक्स के हो, which in turn आपके बॉडी पे इंसुलिन ओवरलोड नहीं डालते हैं। सो अब आप ये पूछिए कि अगर ये प्रॉब्लम आपको ऑलरेडी हो चुकी है, किसी को अगर मान लीजिए हो चुका हाँ, है तो ना, पहली बात आपको खान पान चेंज करना होगा। स्टे अवे फ्रॉम द मिल्क, दैट्स अ सिंसियर एडवाइस, बिकॉज यू आर हैविंग अ हाई इंसुलिन ओवरलोड। हाँ, जैसे मिल्क का बोले, और मिल्क प्रोडक्ट जैसे कोई दही ले रहा है, हाँ, कोई दही भी हम कहेंगे कि कम कर दे। पनीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छाछ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बैक्टीरिया ने उसके फॉर्म को चेंज कर दिया है। सो एनी फैट which is there, even non-veg also. So basically क्या होता है, मैं बताता हूँ। अब सीएनजी कार के बारे में पूछिए, सीएनजी कार आपके पेट्रोल से भी चलती है और सीएनजी से भी चलती है, मतलब दोनों तरह से फ्यूल ले सकती है आपकी सीएनजी वाली गाड़ी। कौन सा क्लीन फ्यूल है, सीएनजी या पेट्रोल? सीएनजी। जब गाड़ी सीएनजी पे चलती है तब ज्यादा मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है वो सीएनजी। इस तरीके से जो आपकी बॉडी सेल्स है ना, वो दो तरीके से एनर्जी ले सकती है, एक ग्लूकोज से, दूसरी जो फैट को मेटाबोलाइज करते हैं ना, तो उससे कीटोन पैदा होता है। तो कीटोन से भी ले सकते, नाम सुना है आजकल, है ना, कीटोजेनिक डाइट, कीटोजेनिक डाइट। आजकल वेट लॉस के लिए बहुत यूज होता है कीटो डाइट, है ना। इसलिए वेट लॉस के लिए यूज होता है, बिकॉज जब हम फैट जो होता है ना बॉडी में, इट absorbs in the lymphatic system, उसके लिए इंसुलिन सिग्नलिंग की जरूरत ही नहीं है। चूंकि इंसुलिन सिग्नल नहीं होगा तो ग्रोथ हार्मोन नहीं बढ़ेगा,
ठीक। तो आपके बॉडी में ग्रोथ नहीं होगा, you tend to lose weight. So the advantage is that have a less insulin index foods. ठीक है, that's one. तो आपका क्या होगा, जैसे आपने कोकोनट, नारियल पानी, ये सब लिया, तो आपका ब्रेन में इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना? तो अगर आपने गुड फैट्स वाला फूड, इसमें घी और मक्खन भी घी है, मक्खन है, एब्सोल्युटली सेफ है। पुराने 1960s 70s के थ्योरी में मत जाइए कि फैट जाएगा तो फैट जाके अंदर फैट करके चोक कर देगा। ये सब मिथ्स है मेडिकल। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट व्हेन यू टेक a good high fat diet system, the fat is metabolized in an energy molecule known as ketones, and ketones can power your brain. ब्रेन में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से वो ग्लूकोज नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल ब्रेन के सेल्स आपके कीटोन से एनर्जी ले सकती हैं। इसलिए गुड फैट में लेने से आपका जो है ब्रेन कैन पावर इटसेल्फ। अच्छा, इसीलिए देखिए कि जो लोग पहले ना घी वगैरह बहुत खाते थे लोग, है ना? सबके यहाँ भैंस होती थी, गाय होती थी, घी लोग बहुत लेते थे, तो उनका मेमोरी भी जो है सो जबरदस्त रहता था लास्ट टाइम तक, एब्सोल्युटली, है ना? और वो हेल्दी भी रहते थे, डायबिटीज का जो है सो पता ही नहीं था, पता ही नहीं था। रोटी के ऊपर इतना घी लगा के खाते थे, स्टेबलाइजर का काम करता था ना। अब घी को 440 वोल्ट समझ लीजिए, घी लगाया, स्टेबलाइजर काम किया, उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। समझ गए ना? समझ गए। सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन वंस अगेन, दैट यू आर हैविंग अ फॉरगेट, आप भूल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है, डायमेंशिया, अल्जाइमर है, अब एकदम से ठीक नहीं होगा ना। ठीक है, यू हैव टू हैव अ लेस इंसुलिन इंडेक्स फूड्स, क्लियर? बट एट द सेम टाइम आपको ब्रेन को फीड भी तो करना है, हैव गुड फैट्स। एक नई चीज बताना चाहूंगा आपको, देखिए कोई भी खाना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, सबको एटीपी में कन्वर्ट होना था, एंड एटीपी इज द वन, दैट्स द ओनली एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ओके, अगर आप ब्रेन को डायरेक्टली एटीपी से फीड कर दें, अच्छा, भाई कार्बोहाइड्रेट भी तो एटीपी में जाएगा, कन्वर्ट करेगा। तो अगर ब्रेन को आप डायरेक्टली फीड करते हैं एटीपी से, तो आपको एक इंस्टेंट आराम मिल जाता है। और उसके लिए एक छोटा सा सप्लीमेंट है, और अभी साइंटिफिक कम्युनिटी इज वेकिंग अप फॉर दिस सप्लीमेंट। अभी तक इसको बॉडी बिल्डर्स यूज करते थे मसल्स बिल्डिंग के लिए, बट नाउ क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट हैज बीन प्रूवन to fuel your brain directly by the ATP and prevent a cognitive decline. तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि 5 ग्राम क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट, अभी अब 30-35 साल के हुए, खाना खाए, खाना खाने के आधा घंटे बाद 5 ग्राम, एक चम्मच होता है, स्कूप रहता है, 400, 300, 400 का आता है, इतना सस्ता होता है, इतना सस्ता है, इतना सस्ता भाई। और उसको अपने लिया ग्लास के पानी में या जूस में या किसी चीज में मिला के घोल के पी गए, जैसे खाना खाने के बाद पानी पीते हैं ना, वैसे। हाँ, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट एटीपी आपको फीड करेगा, जो आपकी बॉडी में कॉग्निटिव डिक्लाइन है, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन फंक्शंस, जो आपके मेंटल फंक्शंस हैं वो डिक्लाइन होते हैं, और बॉडी में मसल्स भी डिक्लाइन होती है ना, सैक्रोफीनिया कहते हैं। तो समय के साथ होने, हाँ भाई, हड्डी थोड़ी ना उठ रही थी, मसल्स होने। तो ये मसल डिक्लाइन और कॉग्निटिव डिक्लाइन दोनों को अरेस्ट कर देता है। सच ए चीप, क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एटीपी पावर करता है आपके मसल्स में और आपके ब्रेन को भी, दोनों। तो ये बहुत फायदा करेगा हमारे मतलब जितने लोग जिनको प्रॉब्लम है। और चूंकि डायरेक्ट आपके मसल में एनर्जी, ठीक है, विद एजिंग आपके दिमाग में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो हो रहा है, बट द सेम टाइम आप क्या कर रहे हो, आप एटीपी तो फीड कर रहे हो ना क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट से। मेरा ये कहना है कि क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट लीजिए, और फैट की जो स्पेलिंग होती है एफ, ऑफ दोस्त को अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंड। तो फैट इज इक्वल टू योर फ्रेंड। फैट इज द बिग फ्रेंड ऑफ योर ब्रेन। योर ब्रेन और हम लोग डरते ही हैं फैट से, ना, ठीक है, कहीं वजन ना बढ़ जाए। नहीं, फैट लेने से वजन नहीं बढ़ता, फैट लेने से वजन कम होता है, इसी को तो कीटोजेनिक डाइट कहते हैं भाई। वो पुराने जमाने की
मेडिकल थॉट प्रोसेस छोड़ दीजिए। तो आखिर ये पुराने जमाने में कौन से लोग थे जो ये फैलाए? वो ये मिस 1960s में था, हाँ एंसल हाँ कीस था, वो हाँ अमेरिका के प्रेसिडेंट का था। हम्म उसने 5 कंट्रीज में स्टडी की थी, वहाँ हम्म पे सिलेक्टिव स्टडीज की थी। उसके बाद उसने थ्योरी दी थी अमेरिका वर्ल्ड पे राज करता है। उसने वहां से आया तो सबने जो अमेरिका चीखेगा तो सब लोग चीखना शुरू सब कर देते छिके हैं। गए हाँ जमाना लग गया। हम्म। वी साइंस हैज प्रूवन इट अदरवाइज। थ्योरी पे नहीं तो चलना ही है। यानी बिना साइंस के भी हम्म। पहले से ही लोग फैट ले रहे थे, जब कोई हाँ, लेबोरेटरी टेस्ट कुछ भी नहीं था। हमारे यहाँ गाय हाँ थी, भैंस गए थी। हमारे ब्रजवासी बगल ही में तो मथुरा है। हाँ भगवान श्री कृष्ण माखन चोर। माखन चूर तो उसका साइंटिफिक मीनिंग है भाई। हम्म। ये जो हम अपना ट्रेडिशनल खाना खा के आजकल पैटीज और पिज्जा में पैटीज और पिज्जा पी और पी से पाप। पाप तो पैटीज पिज्जा वाला पाप जो कर रहे हैं, ये सिर्फ शुगर ही नहीं कर रहे हैं, दिमाग भी भ्रष्ट हो रहा है। तो मेन बात है कि जहाँ से ये आया है वहाँ वही मिलता ही है, हाँ, तो वहाँ के लोगों के ट्रेडिशन में वही था, तो वही अब था। वो पूरे दुनिया पे थोप दिया पूरी कि दुनिया पर थोप दिया। कि यही अच्छा है। अब वो कह रहे हैं अमेरिकन कीटोजेनिक डाइट, कीटोन, ऑटोफैगी, ऑटोफैगी नोबेल प्राइज मिल रहे हैं। और उन्होंने जो गंध फैला रखी है हमने बटोर के अब हम अपना धर्म समझ रहे हैं। अपना धर्म भूल के प्रोसेस्ड फूड वाला हो गया। और मिलावट तो हर एक जगह की आपको पता ही है। तो सवाल ये है कि आप एक प्रॉपर लर्निंग करें और इस चीज को सीखें कि व्हाई योर ब्रेन एंड कॉग्निटिव फंक्शन इज डिक्लाइनिंग। डिक्लाइन हो गया तो एक रास्ता है ना, सीएनजी वाली कार दिमाग में रखिए कि पेट्रोल कार नहीं है, सीएनजी से चलाइए ना। सीएनजी क्या है? आपका फैट है। और साथ में डायरेक्ट फ्यूल दीजिए जो कि क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट का है। आप सही होइए। और तो क्या ये रिवर्स हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली। ये जिनका जैसे होता है ना कि लोगों का दिमाग फिर जाता है, बच्चे जिनका मेंटल डिक्लाइन हो जाता है, ये ऑब्जर्व किया कि जब 80 to 90% फैट डाइट खिलाई गई जाके बच्चे नॉर्मल हो गए, आदमी लोग नॉर्मल हुए। कुछ नहीं किया, कौन उन्होंने न्यूरल साइंस की कोई भी दवाई नहीं दी, सिर्फ हाई फैट डाइट 90% को पर एब्सोल्युटली लोग नॉर्मल हो गए। हाँ, यहाँ लोग दवाइयाँ खा खा के परेशान हैं। हाँ। कहते हैं कि न्यूरो में चलता ही है लंबा दवा। ना 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 कुछ जीवन नहीं, भर। कुछ नहीं। आप बस ये समझ लीजिए कि बेचारी जो, अब देखिए शुरुआत जो उम्र की बात हुई थी, 25% इतना ज्यादा ब्रेन एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अरे जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूमर ऑर्गन को ही एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? तो सारे फंक्शंस जो है डिक्लाइन होंगे। तो हो गई। तो हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं चांद पे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने है और हम जाके चांद पे बैठ जाते हैं, भैया अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है। गो बैक टू द बेसिक्स। हर एक प्रॉब्लम का एक फंडामेंटल सॉल्यूशन है। वर्क ऑन फंडामेंटल्स। गोली के बजाय सीखने पे ज्यादा ध्यान रखिए। तो मतलब फाइनल यही है कि आप अपना खान पान ठीक रखिए, है ना, गुड फैट्स लीजिए और जो है सो सप्लीमेंट एक्सरसाइज लीजिए, एक्सरसाइज करें, अच्छा सा स्लीप लें। क्योंकि अगर स्लीप नहीं करेंगे और रात भर डांस करेंगे, जाके 3 बजे सुबह सोएंगे, फिर 7 बजे ऑफिस के लिए जाएंगे, तो अगले दिन हैंगओवर नहीं होगा। हैंगओवर होगा। क्या होता है? हैंगओवर से याद आया कि अगर कोई जो है सो हैंगओवर भी हो रहा है, अगर उसको जो है सो मोनोहाइड्रेट सप्लीमेंट मान लीजिए दिया गया, क्रेटिनिन, हाँ, तो क्या वो कम हो सकता है? अरे मतलब हाँ, वो तो मैं अपना बताता हूँ। एनर्जी यूटिलाइज कर चुका है। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हैंगओवर होता है नॉर्मली 5 ग्राम है। आप 15 से 20 ग्राम अगर हैंगओवर हुआ, रात में देर फ्लाइट आई 2 बजे 4 बजे, 1-2 घंटा सोए, फिर 7 बजे 8 बजे ऑफिस जाना है, 9 बजे से ऑफिस है, हैंगओवर हो रहा है, तो उसके 3 to 4 टाइम्स आपने क्रेटिन मोनोहाइड्रेट पानी में लिया जूस के साथ और पी लिया। आधे घंटे से 45 मिनट में बाद आप जन्नत में पहुंच जाएंगे। आपको लगेगा कि आप तो हिमालय की गहरी नींद है लेके आए। होता क्या है कि हाई डोज ऑफ क्रेटिन मोनोहाइड्रेट इज डायरेक्टली फ्यूलिंग द एटीपी एंड योर cells within your brain. So it is able to fuel directly. That is why आपका hangover। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेली लेते रहें। अच्छी नींद, अच्छा, इसके कोई साइड इफेक्ट हो जैसे? नहीं, क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है कि कुछ लोगों के किडनी फंक्शंस हैम्पर्ड होते हैं, तो उनको अपने एक बार डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए, डोसेज वगैरह। ऐसा
कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है इस पे, बट पीपल विद द इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन शुड अवॉइड इट। ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि आप किडनी मोनोहाइड्रेट लें, बट आप बाकी चीज़ें तो ले ही सकते हैं ले ना। ही सकते हैं। घी ले लीजिए, मक्खन ले लीजिए, नारियल पानी ले लीजिए, नारियल का गूदा लीजिए, बहुत सी चीज़ें हैं। आजकल वो अंग्रेजी वाला आया है एवोकाडो, एवोकाडो, हाँ हाँ, क्रीम लीजिए, क्रीम, हाँ वो ठीक है। देखिए अब ऐसा नहीं कि वेस्टर्न से हमको हर एक चीज़ खराबी आई है। अब ठीक कुछ है, चीज़ें हमारे अच्छी गट भी आ जाती बैक्टीरिया हैं। एवोकाडो पर नहीं है तो उसका देसी वर्जन, अब तो यहाँ पे भी सब्जी मार्केट में एवोकाडो मिल रहा है। एवोकाडो, क्रीम ऑफ एवोकाडो आता है बढ़िया 5 स्टार होटल में, 3 स्टार, अब तो यहाँ पे ठेले पे ही बनाने लगे हैं। एवोकाडो होता है, उसको क्रीम ऑफ एवोकाडो कहते हैं। क्रीम ला के खाइए, थोड़ा सा खाइएगा तो 2 चम्मच, आपका पेट भी भर जाएगा और आपका ब्रेन भी फ्यूल हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो कि बनी हुई है। सो लेट अस लर्न दैट एंड फीड द ब्रेन। नंबर 1, अवॉइड द कॉग्निटिव डिक्लाइन। ये जो जंक फूड अवॉइड करें, अच्छी नींद लें, अच्छा खाना लें, स्टॉप द जंक फूड, स्टॉप शुगर, एंड get good fats, a bit of exercise is also very very important, because आप एक्सरसाइज करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, देखिए कितना अच्छा लगता है एक्सरसाइज अच्छा करने लगता के है, बाद, है ना। तो गुड एक्सरसाइजेस, गुड स्लीप, गुड फैट्स एंड सपोर्ट के लिए आप क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट अगर आपने डेली ले रखा है तो आप 2 टारगेट्स पे काम कर रहे हैं, हम रिपीट करते हैं। एक अपना कॉग्निटिव डिक्लाइन, और दूसरा जो साइक्लोपेनिया होता है, मसल डिक्लाइन, वो भी आप रोक रहे हो। ये सब फॉलो करते रहिए, आपको कभी भी आगे चल के किसी भी प्रकार से कोई दिमागी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बढ़िया। और फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आप कमेंट्स में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन से टॉपिक पे हो। बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद मच। आपको।